नमस्कार। न्यूज आर के खास कार्यक्रम चार बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। आज की पहली बड़ी खबर भाजपा के सदस्यता अभियान को लेकर है, जहां भाजपा देशव्यापी अभियान चला रही है। दूसरी बड़ी खबर बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई को लेकर है, जहां सर्वोच्च न्यायालय ने इसे गलत बताया है। तीसरी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों के प्रदर्शन को लेकर है, जहां अभ्यर्थियों ने डिप्टी सीएम के निवास का घेराव किया। और चौथी बड़ी खबर महाकाल की शाही सवारी को लेकर है। शाही शब्द हटाने को लेकर अब सियासत गर्मा गई है। तो चलिए शुरू करते हैं चार बड़ी खबरें। भाजपा का सदस्यता अभियान आज से शुरू हो रहा है, जहां भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज शाम 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पार्टी की सदस्यता दिलाएंगे। इसके बाद कल 3 सितंबर को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कैबिनेट मंत्रियों के साथ पार्टी की सदस्यता का रिन्यू कराएंगे। बता दें कि हर 6 साल में भाजपा के पदाधिकारी प्रधानमंत्री से लेकर बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को अपनी सदस्यता रिन्यू करानी होती है। कोरोना के संकट के कारण यह सदस्यता अभियान करीब 4 साल देरी से शुरू हो रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने सदस्यता अभियान के लिए मिस्ड कॉल नंबर जारी किया है। भाजपा का सदस्यता अभियान आज से शुरू हो रहा है, जहां भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज शाम 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पार्टी की सदस्यता दिलाएंगे। इसके बाद कल 3 सितंबर को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कैबिनेट मंत्रियों के साथ भाजपा की सदस्यता रिन्यू करेंगे। बता दें कि हर 6 साल में भाजपा के हर पदाधिकारी प्रधानमंत्री से लेकर बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता को अपनी सदस्यता रिन्यू करानी होती है। कोरोना के संकट के कारण यह सदस्यता अभियान करीब 4 साल देरी से शुरू हो रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने सदस्यता अभियान के लिए मिस्ड कॉल नंबर जारी कर दिया है। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए सत्यम शर्मा जुड़े हुए हैं। सत्यम, भाजपा का सदस्यता अभियान शुरू हो रहा है। पहले प्रधानमंत्री, उसके बाद मुख्यमंत्रियों के बाद पूरे देश भर में यह अभियान चलाया जाना है। भाजपा ने काफी बड़ा लक्ष्य इसको रखा है। क्या भाजपा इसे पूरा कर पाएगी? देखिए, मध्य प्रदेश में अभी टारगेट रखा गया है, लेकिन ये टारगेट अचीव करने की कोशिश है। वहीं पर सभी जो विधायकों की बात करें, चाहे मंत्रियों की बात करें, चाहे सांसदों की बात करें, नगर पालिका अध्यक्ष, नगर निगम अध्यक्ष, तमाम महापौर का टारगेट दिया गया है। आज महिला मोर्चा की बैठक लेवल की, जहां पर महिलाओं को टारगेट दिया गया, 75,000 का टारगेट महिलाओं को दिया गया, महिला मोर्चा को दिया गया है। जिला लेवल पर 30 यहाँ पर सदस्य बनाती हुई दिखाई देगी। तो तमाम महिलाओं को, सभी कार्यकर्ताओं को ये भी कहा गया है कि 100 लोगों को सदस्य बनाएं। इसके साथ ही हम इस वक्त जहां मौजूद हैं, वहां सदस्यता अभियान का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले सदस्यता अभियान लेंगे। तो यहाँ से लाइव प्रसारण किया। लाइव प्रसारण को तमाम प्रदेश अध्यक्ष डी शर्मा और तमाम संगठन के जो पदाधिकारी वो मौजूद हैं। इस समय देखिए, स्क्रीन एलईडी स्क्रीन ये लगाई गई है, जहां पर सदस्यता अभियान को लाइव प्रसारण किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस भोपाल के, राजधानी भोपाल के जो सेंटर है, वहां से लाइव प्रसारण देखेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रहेंगे। इसके साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष डी शर्मा भी मौजूद रहेंगे। तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर लगातार की जा रही। एलईडी के माध्यम से ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले व्यक्ति होंगे जो बीजेपी की सदस्यता लेंगे। हालांकि आप देखिए, हर 6 साल बाद सदस्यता अभियान चलाया जाता है और 6 साल के बाद सदस्यता अभियान पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदस्यता लेंगे। उसके बाद कल 2:30-3 बजे के करीब सीएम डॉक्टर मोहन यादव को प्रदेश अध्यक्ष डी शर्मा सदस्यता दिलाएंगे। वही दिल्ली में देखिए, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है जेपी नड्डा, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सदस्यता दिलाते हुए दिखाई देंगे। और आज से ही सदस्यता अभियान की शुरुआत हो जाएगी। एक मिस्ड कॉल नंबर जारी किया गया है। मिस्ड कॉल नंबर के साथ साथ 4 माध्यमों से आप सदस्यता ले सकते हैं, कोई भी बीजेपी की सदस्यता अगर लेना चाहता है तो। पहला है कि मिस्ड कॉल नंबर से सदस्यता ली जा सकती है। दूसरा, नमो ऐप के जरिए भी सदस्यता ली जा सकती है। और तीसरा, ऑनलाइन भी एक फॉर्मेट रहेगा जिसमें सदस्यता अभियान के लिए आप सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। वहीं पर जहाँ भी व्यवस्था नहीं है, वहाँ ऑफलाइन के जरिए अभियान चलेगा। तो अभियान को लेकर जो 1.5 करोड़ का टारगेट मध्य प्रदेश में रखा गया है, वो पूरा करना है। और 10 करोड़ का टारगेट पूरे देश भर से रखा गया है।
मंत्रियों की बात करें तो मंत्रियों को जो है 15,000 का टारगेट दिया गया है। सांसदों का चूंकि क्षेत्र बड़ा होता है, 8 विधानसभाएं कभी मिलकर के एक संसदीय क्षेत्र बनाते हैं, तो ऐसे में सांसदों को 25-25 हजार का टारगेट रखा गया है। विधायक मंत्रियों को और महापौर को 15,000 का टारगेट रखा गया है। वही नगर पालिका अध्यक्ष की बात करें तो और पार्षदों को 5 से 7 हजार का टारगेट रखा गया है। हर कार्यकर्ता से कहा गया है कि 4-4 जो सदस्य हैं वो बनाए, और करीब 41 लाख कार्यकर्ता बीजेपी में है। तो ऐसे में 41 लाख कार्यकर्ता अगर सक्रिय भूमिका निभाते तो सदस्यता अभियान में कहीं न कहीं 1.5 करोड़ का आंकड़ा पाया जा सकता है। पिछली बार की बात करें तो 96 लाख लोगों की सदस्यता ली थी, जिसमें से 68 लाख लोग वेरीफाइड हुए थे। तो इस बार माना जा रहा है कि 55 लाख जो अधिक सदस्य बनाने का टारगेट रखा गया है वो कहीं ना कहीं पूरा होता हुआ नजर दिखाई देगा। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि कितने दिन में बनता है। ये 3 चरणों में सदस्यता अभियान देखिए चलेगा, उसमें 3 चरणों में 25 सितंबर तक चलेगा। उसके बाद अक्टूबर में भी 2 चरणों में सदस्यता अभियान चलाए जाने की बात कही जा रही है। तो तमाम तैयारियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, चूंकि ये सिर्फ राजधानी भोपाल में नहीं हो रहा है, सभी जगह जहां बीजेपी शासित राज्य है वहां भी तमाम जहां बीजेपी के कार्यकर्ता है वहां प्रदेश अध्यक्ष या हो सीएम जिस भी राज्य में है वहां पर सदस्यता अभियान में शामिल होंगे। और कल सीएम सदस्यता लेंगे, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदस्यता लेते हुए नजर आएंगे। सत्यम, हर 6 साल में यह भाजपा की ओर से अभियान चलाया जाता है। हर 6 साल में प्रधानमंत्री से लेकर बूथ स्तर के कार्यकर्ता को अपनी सदस्यता रिन्यू करनी होती है। इसका क्या उद्देश्य है और यह समय काल 6 साल का ही क्यों रखा गया? देखिए, सदस्यता अभियान को लेकर 6 साल का वर्ष एक ऐसा रखा गया है जिसमें कितने सक्रिय सदस्य हैं, कितने सदस्य अब नहीं रहे, कितने सदस्य नए बनना चाहते हैं, इन सबको आंकड़ों को देखते हुए सदस्यता अभियान को रखा जाता है। और बूथ लेवल पर भी कितने सक्रिय कार्यकर्ता है, क्योंकि देखिए पिछली बार जो इस बार बूथ लेवल पर टारगेट रखा गया है वो 100 से लेकर के 200 का टारगेट रखा गया है, यानी करीब 200 लोग सदस्यता अभियान में इसमें शामिल होंगे। आप देखिए जिस तरह से विधानसभा और लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की है बीजेपी ने, बंपर जीत हुई है, लेकिन उसके बाद भी लगातार 15,000 बूथ ऐसे थे जहां पर मध्य प्रदेश में बीजेपी जीत नहीं पाई है। उन बूथों पर लगातार फोकस किया जा रहा है कि उन बूथों पर जीता जाए। वहीं देखिए जो लोकसभा चुनाव की बात करें तो करीब 2 करोड़ 23 लाख लोगों ने मतदान किया है बीजेपी को। ऐसे में माना जा रहा है कि जो हितग्राहियों की योजनाएं राज्य सरकार की हो चाहे केंद्र सरकार की योजनाएं हो, उनको टारगेट में रखा जाए, उन लोगों से सदस्यता अभियान के लिए बात की जाए। अभी देखिए लगातार सीएम डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, तमाम बीजेपी के पदाधिकारी जिला मंडल पर हो, राज्य स्तर मंडल पर हो, तमाम बूथ लेवल पर हो, शक्ति केंद्रों पर हो, तो 3 जो बूथ केंद्र मिलाकर के एक शक्ति केंद्र बनता है। तो ये सब मंडल अध्यक्षों की बैठक हुई। तमाम बैठकों में ये भी डिसाइड किया गया कि किसको कितना टारगेट दिया जाएगा और कैसे सदस्य बनाना है। जो जनहित की योजनाएं हैं और जिनको लाभ दिया जा रहा है उनको सदस्य बनाने की भी कोशिश की जाएगी, मैंने पहले भी बताया। इसके साथ साथ ही जो इसमें सक्रिय भूमिका निभाते हैं, यानी कि जो सबसे ज्यादा सदस्य बनाएगा, हो सकता है उनको नए पदों से मनोनीत किया जाए या उनको बीजेपी में कोई नया कैडर या उच्च पद दिया जाए जिसमें वो काम करते हुए नजर आएंगे। तो तमाम लोगों को टारगेट दिया गया है। अगर टारगेट जो सबसे ज्यादा अचीव करता है तो ऐसा माना जा रहा है कि कहीं न कहीं बीजेपी में कुछ पद में भी विराजमान हो सकता है। इसके साथ साथ ही अगर सदस्य बनते तो एक बीजेपी स्ट्रॉन्ग बनती है, क्योंकि देखिए 10 करोड़, पिछली बार 9 करोड़ माना जा रहा है कि टोटल देश में सदस्य थे। अगर 10 करोड़ का आंकड़ा बीजेपी पार करती है तो ऐसे में अगर कहीं भी चुनाव होता है या लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव, तो ऐसे में जब सक्रिय भूमिका में कार्यकर्ता रहते हैं तो कहीं न कहीं परिणाम विभिन्न या अलग ही दिखाई देते हैं। जैसे में देखिए मध्य प्रदेश में 29 सीटें बीजेपी ने जीती थी, लेकिन 29 सीटों में से 26 विधानसभाएं ऐसी थी जहां पर बीजेपी की जीत नहीं हुई थी। उन 26 विधानसभाओं में लगातार फोकस किया जा रहा है। विधानसभा की बात की जाए तो 66 विधानसभा ऐसी थी जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो उसमें बीजेपी की हार हुई थी। हालांकि 163 सीटें बंपर जीत हुई थी, लेकिन 66 विधानसभाओं में लगातार बीजेपी का प्रयास है कि उन विधानसभाओं में जो जीत, जहां पर बूथ लेवल पर कम वोटिंग हुई है या मतदाता वहां पर निकलकर बीजेपी के पक्ष में वोट करने नहीं आए हैं, वहां पर लगातार प्रयास किया जा रहा है कि बूथ स्तर पर 100 से लेकर के 200 कार्यकर्ता, 150 से लेकर 200 कार्यकर्ता बनाए जाए। तो सक्रिय भूमिका में भी नजर आते हैं। तो एक बड़ा संगठन बीजेपी ऐसे ही बनी है। अगर जितने ज्यादा सक्रिय कार्यकर्ता रहेंगे बीजेपी में, चूंकि इसके बाद वेरिफिकेशन भी होता है, जो भी कॉल नंबर दिया जाएगा उसको आपके पास एक लिंक आएगी, लिंक में अपलोड करना होगा आपका नाम, पता और तमाम चीजें जो अपडेट करनी होगी। उसके बाद
सदस्यता आपकी भी मानी जाएगी। तो ऐसे में अगर जितने ज्यादा सदस्य होंगे उतनी ज्यादा मजबूत पार्टी बनती है, उतने ज्यादा ठीक। जो पार्टी का उत्साह है वो चरम पर रहता है। तो ऐसे में कहीं भी अगर योजनाएं क्रियान्वयन करना है तो बीजेपी अगर प्रसारित करती है अपने सदस्यों के जरिए तो बहुत ही सरल माध्यम है कि जो योजनाएं, चाहे केंद्र की योजनाएं हो, चाहे केंद्र की मंशा हो, जैसे 370 धारा हटाई गई तो 370 धारा हटाने के पीछे जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी है, उन्होंने उद्योग मंत्री हुआ करते तो उन्होंने इस्तीफा देकर जनसंघ 1980 में बनाया। जनसंघ बनाने के ठीक। बाद कहीं ना कहीं उनका ठीक। बलिदान इसमें काम आया है। तो कई कार्यकर्ताओं बिल्कुल। के बलिदान के ठीक। बाद 370 हटा। तो ऐसी कई ऐसे बड़े मुद्दे होते हैं जिनको अगर आतंक पर उतारना है तो मैक्सिमम सदस्य होने जरूरी है, और इसके साथ साथ ही लोकसभा, राज्यसभा और इसके साथ विधानसभा में भी सदस्य होने जरूरी होते हैं। तो उसके साथ देखिए तमाम सदस्यता अभियान उसी को लेकर चलाया जा रहा है। बिल्कुल, जितने ज्यादा सदस्य होंगे उतना मजबूत संगठन बनेगा, उतना मजबूत पार्टी बनेगी। बहुत शुक्रिया सत्यम आपका जुड़ने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए। चलिए रुक करते हैं, अगली खबर पर बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को देश भर में अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई पर सुनवाई हुई, जहां जस्टिस विश्वनाथन और जस्टिस बीआर गवई की बेंच ने कहा कि अगर कोई दोषी भी हो तब भी ऐसी कार्रवाई नहीं की जा सकती। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट जमीयत उलेमाए हिंद की याचिका पर सुनवाई कर रहा है। इसमें आरोप लगाया गया है कि बीजेपी शासित राज्यों में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है और बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है। जमीयत के वकील फारूक रशीद का कहना है कि अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न करने और उन्हें डराने के लिए राज्य सरकारें घरों और संपत्तियों पर बुलडोजर एक्शन को बढ़ावा दे रही है। वहीं अब इस केस की सुनवाई 17 सितंबर को होगी। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए आलोक सोती राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं। आलोक जी, बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट का रिएक्शन निकलकर सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे सरासर गलत बताया है, क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो भी कार्रवाई है वो न्यायिक संगत से होनी चाहिए और न्याय का ही पालन होना चाहिए। हालांकि देखा गया है कि ज्यादातर केसों में ऐसी परिस्थितियां आई हैं जिसमें आरोप लगता ही है और उसके जो घर है उसमें कोई ना कोई कमियां होती हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, जो कि आज बुलडोजर बाबा के नाम से जाना चाहते हैं, उन्होंने काफी ऐसे अपराधियों के घरों में बुलडोजर को चलाया है। लेकिन जहां तक कानून की बात है तो कोई भी कार्य आपको कानून संगत करना चाहिए। तो हालांकि ऐसा कोई उसने मना नहीं किया। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक नई गाइडलाइन लाने के बात कही है कि सारे प्रदेशों में लागू होगी, क्योंकि अभी आपने देखा था मध्य प्रदेश की छतरपुर की घटना देखी और आपने राजस्थान में एक घटना देखी जो कि शायद जोधपुर या उदयपुर में हुई थी, जिसमें जो बालक जिसने चाकू मारा था वो जिस घर में रहता था वो शायद किराए पे था और उस प्रकार उसको भी बुलडोजर से गिराया गया था। तो इस प्रकार की कुछ घटनाएं सामने आई हैं जिसका संज्ञान जो है लेके पहुंचे थे जमाते हिंद वाले। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने उन शिकायतों को सुना है और अगली तारीख भी दी है और साथ में ये भी वायदा किया है कि एक गाइडलाइन बनाएंगे जो कि सारे प्रदेशों में लागू हो। आलोक जी, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम एक गाइडलाइन जारी करेंगे, उसके बाद ये बताया जाएगा कि ये कार्रवाई ठीक है या नहीं। मतलब अगर गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा तो क्या ऐसे केस जो कि जिनमें अधिक जो उदाहरण पेश करना है, कह सकते हैं कि जिन केसों में जो ज्यादा गंभीर तरह के अपराध होते हैं, ऐसे में जिनमें अपराधियों के लिए एक उदाहरण पेश करना है, ऐसे केसों में भी इस तरह की कार्रवाई की अनुमति दी जा सकेगी या अन्य किसी तरह की कोई गाइडलाइन जारी की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट की ओर से? देखिए, जहां तक स्टेट का सवाल है, स्टेट कहता है कि हम अपराधी या आरोपी होने के नाते नहीं इसको भवन को ध्वस्त कर रहे हैं। वो तो चूंकि उसका नक्शा नहीं पास है, उसमें तमाम कमियां हैं और आप जानते हैं जिस तरीके की कार्रवाई होती है, नोटिस भी सर्व किए जाते हैं और उसके बाद कार्रवाई होती है। तो स्टेट ये मानने की तैयारी नहीं है कि चूंकि आप आरोपी हैं इसलिए हम कर रहे हैं। स्टेट का कहना है कि आपका जो मकान है, जो भवन है, जो जमीन में उस पर अवैध निर्माण हुआ है, कानून के विपरीत हुआ है, इसलिए हम उसको ध्वस्त कर रहे हैं। लेकिन ज्यादातर घटनाओं को जब इन्होंने देखा गया है तो उनको लगा कि जैसे आरोपी होते ही उसके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। इस तरीके की संभावना को लेकर सुप्रीम कोर्ट के पास चले हैं। सरकार कभी नहीं कहेगी कि चूंकि आप आरोपी हैं, आप अपराधी हैं, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं।
वो तो अपना पल्ला झाड़ लेगी और अपने को सेफ कार्ड लेके चलेगी कि भाई आप अवैध निर्माण था इसलिए कर रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है बातों को समझता है और उसने कहा भी है कि हम इसको अब संज्ञान में भी लिया है। वो कहा है कि हम एक गाइडलाइन जो है वो निर्धारित करेंगे जिसका पालन जो है आने वाले समय में सारे स्टेट्स को करना पड़ेगा। बिल्कुल। सरकार तो म्युनिसिपल एक्ट का हवाला देकर ही इस तरह की कार्रवाई से बच लेती है, अपना पल्ला झाड़ लेती है। हालांकि देखना होगा कि 17 सितंबर के बाद जब सुनवाई होती है 17 सितंबर को, उसके बाद क्या गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट की ओर से निकलकर सामने आती है। बहुत शुक्रिया आलोक जी आपका जुड़ने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए। चले रुक करते हैं, अगली खबर पर बढ़ते हैं। लखनऊ में शिक्षक भर्ती के सैकड़ों अभ्यर्थियों ने डिप्टी सीएम केशव मौर्य के सरकारी आवास का घेराव किया, जहां पुलिस ने जब समझाने की कोशिश की तो जमकर झड़प भी हुई। प्रदर्शनकारी सड़क पर लेट गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे तो पुलिस ने घसीट कर हटाया। उन्हें जबरन गाड़ी में भरकर इको गार्डन भेज दिया गया। मामला 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों से जुड़ा हुआ है। अभ्यर्थी हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के आदेश को लागू करने की मांग कर रहे हैं। मांग है कि कोर्ट के आदेश के अनुसार नई सूची जल्द जारी की जाए। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रदर्शनकारियों को जल्द नई सूची जारी करने का आश्वासन दिया। वहीं अभ्यर्थियों का कहना है कि इस तरह के वादे 4 साल में कई बार किए गए लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ चर्चा करने के लिए प्रशांत राव, ब्यूरो हेड लखनऊ से जुड़े हुए हैं। प्रशांत, शिक्षक लगातार नई सूची जारी करने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, शिक्षकों का गुस्सा भी फूट पड़ा है। ऐसे में जब डिप्टी सीएम के निवास का घेराव किया जाता है और पुलिस उन्हें घसीट कर फेंकती है तो उनका क्या रवैया रहा? प्रशांत, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी जी। आपने बिल्कुल देखिए, उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड शिक्षक भर्ती को लेकर लगातार जिस तरीके को लेकर मामला सामने आए हैं और देखा जाए कि यह पहली बार 2017 की जो सरकार यहाँ पर योगी आदित्यनाथ की थी, उस समय भी यह मामला गर्म था। और उस समय जो शिक्षा मंत्री यहाँ सचिव दुबे भी थे, तब ये जो आरक्षण भर्ती घोटाला हुआ था। और देखिए, शिक्षक भर्ती में जो आरक्षण घोटाला हुआ उसको लेकर जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने और इसके साथ ही राज्य आयोग ने भी इसमें कहीं ना कहीं गंभीरता से सरकार को मामला लेने को लेकर कहा था। और इसके साथ ही कई साल से इसमें विरोध प्रदर्शन चल रहा था और मांग की जा रही थी कि आखिर में इस भर्ती को होना है और उसमें इतना बड़ा जो है घोटाला आरक्षण को लेकर किया गया है। अनुमानित था कि 8,000 जो है अभ्यर्थियों का भविष्य खराब किया जा रहा है और जो आरक्षण का प्रावधान था उसे पूरी तरीके से नेस्तनाबूद किया गया, जिसको लेकर कोर्ट में जो है रिट दायर की गई थी। उस रिट के बाद कोर्ट ने एक नया आदेश दिया है कि सरकार नए तरीके से जो है यहाँ पर जो भर्ती प्रक्रिया को लेकर यहाँ मेरिट जारी करे, जिसको लेकर अब दो तरफा सरकार घिरी हुई है कि जिन अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे दी है आखिर में उनका क्या होगा। और इसके साथ ही ये जो शेष बचे जो लोग हैं जिनमें आरक्षण का घोटाला हुआ है, जिसके कारण उनका भविष्य अंधकार में था, उनको किस तरीके से समायोजित किया जाए, इस द्वंद्व में सरकार फंसी हुई है। हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभ्यर्थियों को यह वचन दिया है और उन्होंने कहा हम इसके लिए कटिबद्ध हैं कि किसी भी अभ्यर्थी का कोई भविष्य खराब ना हो और कोर्ट के आदेशों का पूरी निष्पक्षता से पालन किया जाएगा। तो वहीं जो मंत्री हैं विभाग के संदीप सिंह, उन्होंने भी कहा है कि हम कोर्ट के निर्देशों का पालन करेंगे और जल्द ही इस मामले का निस्तारण करते हुए नई मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। लेकिन जो मामला है वो 15 दिन से ज्यादा बीत चुका है, तो ऐसे में अभ्यर्थियों में कहीं ना कहीं नाराजगी है और उनको फिर एक बार ये अंदेशा लग रहा है कि इसमें कोई बड़ी गड़बड़ी ना हो, जिसको लेकर एक नई मेरिट सूची को जारी करने को लेकर अभ्यर्थी लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं मंत्रियों का जो घेराव कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का घेराव किया था, तमाम मंत्री आवास का भी घेराव किया था और आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का घेराव इसलिए किया गया है क्योंकि पिछड़ा वर्ग से ही वो आते हैं। और जो 2017 में उत्तर प्रदेश में सरकार बनी उसमें श्रेय भी उनका माना जाता था कि उन्हीं के बलबूते यहाँ पर जो है बैकवर्ड में सबसे ज्यादा वोट दिया था भारतीय जनता पार्टी को। तो एक ये जो मांग है अभ्यर्थियों की कि बैकवर्ड के नेता अगर केशव प्रसाद मौर्य है सरकार में डिप्टी सीएम है तो ऐसे में उनकी मांगों को रखा जाए और इसके साथ ही साथ उनका जो भविष्य अधर में लटका हुआ है कि जो परीक्षा में पास होने के बावजूद भी गलत तरीके से जो यहाँ पर आरक्षण को नेस्तनाबूद करने का काम किया गया है और 8,000 से ज्यादा ऐसे अभ्यर्थी रह गए थे, उनको एक बार फिर से नौकरी मिले और रोजगार की तलाश में वो लोग जो लगातार यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे थे। उसके साथ ही सरकार को कई बार उन्होंने मांग पत्र रखा, अपील पत्र रखा, लेकिन मांग नहीं हुई।
बाद में उन्हें कोर्ट जाना पड़ा और हाईकोर्ट ने एक डिसीजन दिया जिसमें कहा कि नई मेरिट लिस्ट जारी की जाए और ये जो ओबीसी आरक्षण घोटाला हुआ है इसको पूरा किया जाए। अब अभ्यर्थी इसीलिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आज जो उन्होंने आवाज घेरा कि वो मांग कर रहे थे कि जो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य यहाँ पेशावर से हैं तो ऐसे पेशावर के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार से मांग करें और उनको जो अभ्यर्थी जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनको नौकरी मिल सके। दो प्रदर्शन के बाद भारी पुलिस बल वहां मौके पर मौजूद रहा, कई अभ्यर्थियों को हिरासत में लिया गया है और उन्हें वहां से तितर बितर करने के लिए पुलिस का हल्का बल भी प्रयोग करना पड़ा। जी प्रशांत, जैसा कि आपने कहा कि अभ्यर्थियों को अपनी नौकरी जाने का सबसे ज्यादा डर सता रहा है, ऐसे में अगर नई मेरिट लिस्ट जारी की जाती है और आरक्षण सहित आरक्षण को उसमें मिलाकर या आरक्षण के तहत वह लिस्ट जारी की जाती है, तो ऐसे में जो लोग जिन लोगों की नौकरी जाएगी, जो पहले लंबे समय से अभी नौकरी करते चले आ रहे हैं, उनकी नौकरी जाएगी और उनका क्या होगा। उसके साथ ही जैसे कि आपने बताया कि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वादा कर चुके हैं कि किसी की भी नौकरी नहीं जाएगी और कोर्ट के आदेश का पालन भी किया जाएगा, दोनों ही काम कैसे हो पाएंगे? बिल्कुल महत्वपूर्ण बात है और इसको लेकर अदना मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही कहा है कि पूरी निष्पक्षता से काम किया जाएगा, लेकिन खामियाजे क्योंकि सरकार को अपने ही जो महकमे से भुगतना पड़ रहा है क्योंकि उन्हीं के अधीन ये सब चीजें हैं और जिस तरीके से शिक्षा विभाग ने जो बड़ी घोटाले किए आरक्षण को लेकर, तो यहाँ घोटाला हुआ जिसके बाद सरकार की किरकिरी हुई और उसका नतीजा भी 2022 के चुनाव में सरकार को यहाँ भुगतना पड़ा कि सीटें कम हो गई, 2024 के चुनाव में भुगतना पड़ा क्योंकि अभ्यर्थी 3 साल से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसमें जो सबसे बड़ी कमी यह थी कि जो उसमें तत्कालीन मंत्री थे सतीश द्विवेदी, उनके द्वारा अडिग रवैये के कारण इस तरीके का घटनाक्रम सामने आया और उनसे कई बार जब पत्रकारों ने भी जवाब मांगा तो उन्होंने जो है सही तरीके से उसका जवाब नहीं दिया। भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण घोटाले की बात उन्होंने सही तरीके से नहीं बताई, इसीलिए जो है ये मामला उपज हो गया और उस उपज के बाद मामला कोर्ट में पहुंच गया और कोर्ट के बाद इस निस्तारों को लेकर कार्रवाई की जो आगे क्रियाविधि है उसको लेकर जो कोर्ट ने निर्णय देते हुए आदेशित किया है सरकार को कि इसमें जो नई मेरिट भर्ती जो है वो लागू की जाए ताकि जो अभ्यर्थी हैं उनको नौकरी मिले। लेकिन जो आरक्षण घोटाला उसकी वजह जिन अभ्यर्थियों को नौकरी मिली है अब उनका भविष्य अंधकारमय हो जाएगा, तो ऐसे में वह लोग भी अपनी नौकरी बचाने को लेकर सरकार के तमाम जो विधायक है, मंत्री हैं, उनसे संपर्क साधे हुए हैं, उनके सामने भी मान पत्र रखा है और ऐसे में कई बार जो अभ्यर्थी नौकरी पा चुके हैं वह भी अवरोध प्रदर्शन कर चुके हैं कि सरकार ने ही उन्हें नौकरी दी है, तो आखिर में जब उन्हें नौकरी मिली उनकी पात्रता के अनुसार मिली होगी, उनकी योग्यता के अनुसार मिली होगी। अब ऐसे में क्योंकि सरकार के जो विभाग है उनकी नाकामियों से या उनकी गलतियों की वजह से ऐसे अभ्यर्थियों की नौकरी चले जाना, उनके परिवार का भरण पोषण भी अब कष्टकारी हो जाएगा और कई जो है दुखद जो है मामला भी सामने आएंगे। तो ऐसे में दोनों तरफ से, एक तरफ जो अभ्यर्थी भर्ती पा चुके हैं वो भी असमंजस में, जिन्हें नौकरी नहीं मिली वो नौकरी की तलाश में, तो सरकार दो तरफा यहाँ से घिरी हुई है। हालांकि इसमें अगर देखा जाए प्रशासनिक अधिकारियों की सबसे बड़ी लापरवाही है, उनका खामियाजा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भुगतना पड़ रहा है। तत्कालीन मंत्री के द्वारा जिस तरीके से ये कार्रवाई की गई थी उसका खामियाजा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भुगतना पड़ रहा है। हालांकि एक चीज जरूर है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यह जरूर पूरी निष्पक्षता से करते हैं कि अगर किसी ने कोई गड़बड़ी की है तो उसे हटाने में देर नहीं लगाते हैं। और जब 2022 में यहाँ सरकार बनी तो वही सतीश द्विवेदी जिनके द्वारा जो आरक्षण घोटाला किया गया था उन्हें सरकार में दोबारा मंत्री पद नहीं मिल पाया क्योंकि इतनी बड़ी उपज हो गई थी। एक तरफ अभ्यर्थियों को जिनको नौकरी मिली थी उनका भी भविष्य बचाया जा सके और जिनको नहीं मिल पाई है और जो इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं उनको भी सरकार किसी तरीके से रोजगार दे सके, इसको लेकर यहाँ जद्दोजहद चल रही है। और नई मेरिट लिस्ट यहाँ जारी होगी तो निश्चित तौर से जिन अभ्यर्थियों को नौकरी मिली उनकी नौकरी जा सकती है। ऐसे में सरकार कोई रास्ता विकल्प ढूंढने में लगी हुई कि कैसे इन लोगों का कोटा पूरा किया जा सके और जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनकी नौकरी कैसे बच सके। तो अभी इस पर मंथन चल रहा है और जल्द ही इस पर निर्णय आ जाएगा। फिलहाल अभ्यर्थियों को चाहे वो जिनको नौकरी मिल चुकी है या जिनको रोजगार को लेकर जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ओबीसी वर्ग के हैं, सबको यहाँ पर धैर्य बनाए रखना होगा। सरकार इस पर जल्द ही कोई बड़ी कार्रवाई करने को लेकर आश्वस्त है और पहले भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और मंत्री संदीप सिंह ने आश्वासन दिया है कि किसी के साथ कोई गलत नहीं होगा और कोर्ट के जो फैसला है या कोर्ट का जो दिशा निर्देश है उसको पूरी निष्पक्षता से पालन करते हुए पूरा किया जाएगा। ठीक, बिल्कुल। सरकार इसी जुगत में लगी हुई है कि कैसे भी
शिक्षकों का भविष्य भी बचाया जाए और किसी को बेरोजगार भी ना होना पड़े। देखना होगा कि सरकार की ओर से क्या फैसला निकलकर सामने आता है और कौन सा विकल्प सरकार लेती है। प्रशांत, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए। चलिए रुक करते हैं, अगली खबर पर बढ़ते हैं। खबर राजधानी भोपाल से है, जहां महाकाल की शाही सवारी से शाही शब्द हटाने पर राजनीति शुरू हो गई है। इस बीच कांग्रेस मीडिया विभाग अध्यक्ष मुकेश नायक का बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने कहा कि बीजेपी सिर्फ नाम बदलने की राजनीति करती है और उन मुद्दों पर कभी बात नहीं करती जो जनता को स्पर्श करने वाले हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री शाह पर भी उन्होंने जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि शाही शब्द का मतलब है एक रॉयल और राजशाही स्टेटस को दर्शाना, जहां लेकिन बीजेपी वाले भगवानों के नाम भी बदलने शुरू करने वाले हैं। जहां पहले सड़कों के नाम बदले, शहरों के नाम बदले, अब भगवान को भी नहीं छोड़ रहे। पहले राम के नाम पर, फिर अयोध्या के नाम पर, फिर कृष्ण के नाम पर राजनीति की और फिर भी अयोध्या और देवभूमि में चुनाव हार गए। पहले संस्थाओं के नाम बदले, फिर सड़कों के नाम बदले, फिर रेलवे स्टेशनों के नाम बदले। अब ये भगवान से जुड़े जितने भी रिचुअल्स हैं उनके भी नाम बदल रहे हैं। अब इनका बस चले तो ये भगवान के नाम भी बदल दें। और सबसे पहले तो अमित शाह के नाम के आगे जो शाह शब्द लगा है उसको बदल दें। शाही पनीर का नाम बदल दें, शाही टुकड़े का नाम बदल दें। अब जय जगन्नाथ का नारा आ गया, क्योंकि पुरी में भर जीते हैं ये, प्रयागराज में हार गए, देवभूमि उत्तराखंड में हार गए, प्रभु राम की जन्मभूमि अयोध्या में हार गए, सारे धर्म स्थानों पे हार गए। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए कृष्णा शर्मा संवाददाता भोपाल से जुड़े हुए हैं। कृष्णा, शाही सवारी में शाही शब्द हटाने को लेकर अब सियासत गर्मा गई है। शाही में अगर शाही हटा दिया जाता है शाही सवारी से, चूंकि जब महाकाल सवारी में निकलते हैं तो लोगों का हालचाल जानने के लिए निकलते हैं, भक्तों को दर्शन देने के निकलते हैं। ऐसे में अगर राजशाही स्टेटस वाला शब्द हटा दिया जाएगा तो क्या समस्या हो जाएगी? बिल्कुल, देखिए, शाही सवारी को लेकर जिस तरह से महाकाल की शाही सवारी निकलती थी और शाही शब्द को लेकर धर्माचार्यों की भी आपत्ति थी और इसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार ने निर्णय लिया है और शाही शब्द को हटाकर राजसी शब्द लगाने का निर्णय लिया है। इसको लेकर मध्य प्रदेश में सियासत शुरू हो गई है और कांग्रेस ने नाम परिवर्तन को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। और मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक का कहना है कि बीजेपी लगा, चाहे धार्मिक स्थान हो, चाहे सड़क हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे शहर हो, हमेशा से ही नाम बदलने का काम करती आई है। जो जनता के मुद्दे हैं उस पर कोई काम नहीं करती है। कहीं ना कहीं उन्होंने इस बात पर भी कहा कि जो देश के केंद्रीय गृह अमित शाह, उनके नाम के जो शाह शब्द लगा, बीजेपी पहले उसको हटाए। या जो खाने में शाही शब्द प्रयोग होता है, चाहे शाही पनीर हो या शाही मिठाई की बातें हो, उनको हटाना चाहिए। तो जिस तरह से भगवान के नाम बचे हैं, सिर्फ भगवान के नाम पर सियासत शुरू हो गई है, क्योंकि बीजेपी कहीं ना कहीं अयोध्या की बात करें, चाहे उत्तराखंड की बात करें, चुनाव हार चुकी है और धार्मिक मुद्दे उठाने से जो इससे कोई लाभ नहीं है और कोई प्रभाव नहीं है। कर लगातार कांग्रेस सरकार पर निशाना साध रही है। देखना होगा कि सरकार की ओर से इस पर क्या प्रतिक्रिया निकलकर सामने आती है और किस तरह से हाथों हाथ लिया जाता है या मामले को ऐसे ही ठंडा होने दिया जाता है। कृष्णा, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए। तो इस 4 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।